मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और बिहार में इस चुनाव में हमारा भारत जोड़ो अभियान ने विपक्ष का सपोर्ट किया था। मैं स्वयं महागठबंधन के लिए प्रचार करने गया था। मैं नहीं चाहता इन बातों को छुपा के दर्शकों के सामने रखा जाए। एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मैं सिर्फ प्रचार ही नहीं करता, जाके जरा देखता भी हूं, जनता से बात भी करता हूं। आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरी समझ ये थी कि इस चुनाव में एनडीए आगे है। हालांकि मैं एनडीए के साथ बिल्कुल नहीं था, उसका विरोध कर रहे थे, हम लोग करते हैं और करेंगे। लेकिन मेरी अपनी समझ थी कि इस चुनाव में शुरू से ही एनडीए आगे है, क्योंकि उसका एक जो गठबंधन है वो एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन था। उसका सामाजिक समीकरण जो है वो महागठबंधन से बेहतर था। तो इसलिए वो आगे हैं, वो जीतेंगे, इससे मुझे हैरानी नहीं हुई। लेकिन जीत का ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है, 200 से अधिक सीटें और विपक्ष का जो सुपड़ा साफ हुआ है, ये मेरी समझ के परे है। मैंने ऐसे चुनाव देखे हैं, बिहार में भी देखा है। मुझे 2010 का चुनाव याद है, जबकि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की को 200 से अधिक सीटें आ गई थी। लेकिन मैं जानता हूं उस चुनाव का माहौल क्या था। वहां बच्चा बच्चा आपको कहता था कि देखिए सड़क बनी है, ये फायदा हुआ है। जो लोग वोट नहीं भी दे रहे थे, कोई यादव परिवार में जाइए, वो कहते थे देखिए वोट तो नहीं देंगे, लेकिन जितना काम इन्होंने किया वैसा किसी ने नहीं किया। क्या आज ऐसी स्थिति थी? कम से कम मुझे तो वो स्थिति दिखाई नहीं देती। इसलिए हर व्यक्ति के मन में ये शक व शुबा है कि भाई क्या हुआ, कुछ है। ये घोड़ा जीत गया, इसमें हैरानी नहीं है, लेकिन ये घोड़ा दूसरों से 100 मीटर आगे कैसे दौड़ रहा था, ये समझ नहीं आता। कहीं से स्टीरॉयड का इंजेक्शन तो नहीं दिया गया था। कहीं ना कहीं इस तरह का एक शक मन में खड़ा होता है। जहां ऑपोजिशन को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही चुनाव आयोग की और पूरी व्यवस्था और तंत्र की जो भूमिका है, उसके बारे में भी विचार करना होगा। तो योगेंद्र जी, ये स्टेरॉइड आपके हिसाब से क्या है? क्या आप इस बार ये वोट चोरी का मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, या एसआईआर का मुद्दा आपको लगता है ये स्टेरॉइड है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, ये इतना संवेदनशील मामला है कि इसके बारे में बिना प्रमाण के अंतिम बात नहीं कही जा सकती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसआईआर के माध्यम से जो 1.5-2 करोड़ लोगों के नाम काटने का खेल था वो तो नहीं हुआ, लेकिन 44 लाख नाम तो कटे। उसमें से अगर मान लीजिए 30 लाख सही भी थे, तब भी 10-15 लाख ऐसे नाम कटे जो शायद नहीं कटने चाहिए थे। उसके अलावा कोई 25 लाख के करीब नाम जुड़े, जिसके बारे में पता नहीं वो कहां से जुड़े, किस तरीके से जुड़े। तो एक तो ये सवाल आता है, और दूसरा सवाल ये जो बिल्कुल खुली बात ही है, जिस तरह से 10,000 की रिश्वत पकड़ाई गई, इसे मैं रिश्वत कहता हूं, क्योंकि ये कोई योजना नहीं थी। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में कम से कम एक योजना के नाम से सब चीजें की गई थी। लेकिन यहां तो सीधे सीधे चुनाव के ऐन मौके पे 10,000 की रिश्वत पकड़ा दी गई। चुनाव आयोग बैठा देखता रहा, उधर बॉर्डर कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, आचार संहिता है, और पैसा बांटा जा रहा है सरकार के द्वारा। इन सब चीजों से चुनाव पे जो असर पड़ा है, इसको नजरअंदाज कोई कैसे कर सकता है? इसके अलावा भी और कुछ हो, अभी मैं कह नहीं सकता। प्रमाण होगा तो पूछेंगे। लेकिन विपक्ष के लोग स्तब्ध हैं। देखिए, हारते सब लोग हैं, लेकिन कुछ हार होती है जो आपको ऐसी स्थिति में सोचती है जहां आपको लगता है ये हुआ क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ। आज विपक्ष वैसी स्थिति में है जिसके बारे में जरूर सोचना होगा कि ये हो क्या रहा है। योगेंद्र जी, हमारे साथ राहुल लाल जी भी लगातार बने हुए हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। योगेंद्र जी, एसआईआर के लड़ाई को आपने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गंभीरता के साथ लड़ा था। आपके तमाम जब आप सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रख रहे थे, हम लोग बहुत सावधानी से एक एक चीज़ों को देख रहे थे, और उस कारण से आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट लगातार मना कर रहा था, लेकिन लिखित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको 12वां दस्तावेज मनवाया। तो वो लड़ाई, चाहे वो जमीन पे हम लोगों ने मतदाता अधिकार यात्रा में देखा उस लड़ाई को, एसआईआर के लड़ाई को, सुप्रीम कोर्ट में आप जो है कि कई सारे जो मृतक थे उसको भी लेके आप प्रस्तुत हो गए थे और देश भर में हलचल की स्थिति बन गई थी। लेकिन जब अभी चुनाव संपन्न हो रहे थे, तो उस चुनाव के दरमियान में मतदाताओं के बीच में एसआईआर उस तरह का मुद्दा नहीं था जब मतदाता अधिकार यात्रा चल रही थी। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? चूंकि बेरोजगारी का मामला था, पलायन का मामला था, तमाम मामले थे, लेकिन एसआईआर अपने आप में चुनावी मामला क्यों नहीं था? दो बात मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये कि एसआईआर का मुद्दा हमने इसलिए नहीं उठाया था कि इस मुद्दे को उठाने से फला पार्टी को चुनाव में फायदा होगा या दूसरे को फायदा होगा। मैं भाजपा का विरोधी हूं, लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि एसआईआर का विरोध करने से
और देश SIR जैसी चीज को रद्द करवाने से भाजपा को फायदा होगा, तब भी मैं SIR को रद्द करवाऊंगा, क्योंकि वो एक गलत चीज है। इस देश के अंदर वोट का अधिकार छीनना गलत है। वोट का अधिकार मिलने से चाहे जिस पार्टी को फायदा हो, तो इसमें तो कोई रत्ती भर बात है ही नहीं। दूसरा देखिए, चुनाव SIR के मुद्दे पर इसलिए भी चुनाव में मुद्दा वो इसलिए नहीं बना कि जो 1.5-2 करोड़ वोट छांटने का खेल शुरू हुआ था वो अंत में जाते जाते 40 लाख पर सिमट गया, क्योंकि पहले 65 लाख काटते ही खलबली मची। हम लोगों ने भी हल्ला मचाया, लेकिन उसके ऊपर एक वोट अधिकार यात्रा निकली। उस वोट अधिकार यात्रा की ये अचीवमेंट जरूर थी कि 65 लाख पे ब्रेक लग गई और गाड़ी को रिवर्स करना पड़ा, नहीं तो 1.5 करोड़ वोट काटने की तैयारी हो चुकी थी इस देश में। चुनाव वोट अधिकार के मुद्दे पर लड़े जाए, ऐसा मुझे पहले भी नहीं लगता था कि होंगे, और होना चाहिए भी नहीं। चुनाव बिल्कुल बेरोजगारी के सवाल पर ही लड़े जाने चाहिए। चुनाव आर्थिक राजनीतिक अवस्था के बारे में लड़े जाने चाहिए। जिस देश में चुनाव आयोग के बारे में लड़े जाएं, वो तो बहुत ही बुरी स्थिति होगी। योगेंद्र जी, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो फिर जनता के बीच में तो उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए ना कि क्या वो मुख्य रूप से पूरे मामले क्या चल रहा है। इसलिए उसी संदर्भ में ये सवाल था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पूरे लग रहा है कि हम लोगों ने गृह मंत्री जी का 2-3 दिन पहले का बयान भी सुना था हम लोगों ने। उन्होंने कहा था कि 160 सीटों का उनको अनुमान था कि आज वो 160 सीट तक वो जीत सकेंगे वो। फिर आज मनोज तिवारी जी से जब बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे कि 175 बोलने का मन करता था, लेकिन शर्म आ जाती थी कि 175 बोले या ना बोले, हम लोग 175 तक पहुंच सकते हैं। तो एक ये सारे झिझक थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर भी, 160 से 170-80 का नाम लिया जाए ना लिया जाए, लेकिन आंकड़े जो है वो 200 को क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो जरूर है कि बीजेपी भी क्या इस आंकड़े के लिए तैयार नहीं थी। इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप सही कह रहे, देखिए कोई भी तैयार नहीं था। ये 160 पार की जब अमित शाह जी बात करते हैं तो 160 पार वही बात थी जैसा लोकसभा चुनाव में 400 पार। मतलब मैं जब अपने लिए अपने सपने को ऊंचा करके रखता हूं, तब मैं 160 की बात करता हूं। और कोई भी नेता जब इस तरह की बात करता है तो वो जो एक्सपेक्ट करता है उसमें 20 सीट जोड़ने के बाद ही ऐसी बातें कहता है। तो जाहिर है उनकी अपनी अपेक्षा से ऊपर था, जाहिर है उनके अपने अनुमान से ऊपर था, और यही होता है। देखिए महाराष्ट्र में भी यही हुआ, और ये चौथा चुनाव मैं देख रहा हूं जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी लोकसभा चुनाव में हारने के बाद विधानसभा में आगे निकल गई। चलिए इसको मैं मान सकता हूं, समझ सकता हूं, लेकिन बीजेपी 14% से आगे निकल गई तो असंभव किस्म की चीजें हैं। ये मैंने मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा, ये मैंने हरियाणा के चुनाव में देखा, और चौथा चुनाव में ये देख रहा हूं जो न सिर्फ मेरी अपेक्षा से बाहर है, कोई बड़ी बात नहीं, मेरी अपेक्षा गलत हो सकती है, मेरा अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन जो मेरी समझ से पार है, ये जो जीत का आंकड़ा है ये मेरी समझ के पार है। किसी को समझ आता हो, बेहतर हो, कोई बेहतर राजनीतिक विश्लेषक हो, वो समझा दे, लेकिन सिर्फ चूंकि बीजेपी जीत गई है इसलिए हम कहें कि उनका ये भी सही था, वो भी सही था इत्यादि, ये तो कोई विश्लेषण नहीं हुआ। कोई अगर समझा दे कि क्यों हुआ ऐसा, तो शायद हमें समझ आ जाए। तो स्पष्ट है देश के